नमस्कार। बीएस सेकेंड ईयर हिंदी डीएससी के जो विद्यार्थी हैं उनका जो पहला कोर्स है डीएससी 1, उसमें आपको इस बार जो विषय है वो है आधुनिक हिंदी कविता, जिसमें हम 1850 ईस्वी के बाद की जो कविता हैं उसमें जो प्रमुख कवि रहे हैं उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का और उनकी कुछ चर्चित कविताओं का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो से शुरू कर रहे हैं। आधुनिक हिंदी कविता में जो आपको पहले कवि लगे हैं वो लगे हैं आधुनिक युग के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में आपने पिछली कक्षा में आपने पढ़ा, जब आप हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे उस समय जब आधुनिक काल की चर्चा हुई थी तब आपको बताया गया था कि जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है वो हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के जनक के रूप में जाने जाते हैं। इसके अलावा आधुनिक युग में जितनी भी गद्य की विधाओं का विकास हुआ उसके जनक भी भारतेंदु हरिश्चंद्र है। किंतु यहाँ पे हमारा विषय है, यहाँ हम उनको एक गद्यकार के रूप में ना लेकर एक कवि के रूप में उनका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करेंगे थोड़ा सा भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में। आपको थोड़ा उनका जो जीवन परिचय है उसके विषय में आपको जानकारी होना जरूरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का अगर हम जन्म की बात करें तो उनका जन्म 1850 ईस्वी में काशी में हुआ था। उनके जो पिता थे उनका नाम गोपाल चंद्र गिरधर राज था। वो खुद एक रीतिकालीन कवि थे, इसलिए जो साहित्य सर्जन की जो प्रेरणा है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को विरासत में मिली अपने पिताजी से। उनका झुकाव साहित्य की ओर से अपने पिताजी के कारण ही हुआ। उनकी सोहबत में ही उन्होंने साहित्य अध्ययन करना शुरू किया। एक बार जनश्रुति के अनुसार कि वो एक बार कहीं जगन्नाथ की यात्रा पे गए थे, जगन्नाथ पुरी की यात्रा पे। तो वहाँ पे उनका जो परिचय है वो बांग्ला साहित्य से हुआ और वहीं से उनकी रुचि जो है वो बांग्ला साहित्य में बढ़ी और उन्होंने बांग्ला साहित्य को हिंदी भाषा में अनुवाद करने का प्रण ले लिया। और हम इसका परिणाम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बांग्ला भाषा से कई कृतियों का जो अनुवाद है वो किया है, जिसमें आप अगर विद्या सुंदर नाटक को ले ले, जो उनका अनुदित नाटक है, उसका जो अनुवाद है उन्होंने बांग्ला भाषा से किया है। हालांकि वो संस्कृत भाषा के बांग्ला संस्करण का अनुवाद है। इसके अलावा जो भारतेंदु हरिश्चंद्र है उनकी जो साहित्यिक रुचि है वो काव्य तक सीमित न रहकर हम उनको गद्य की विभिन्न विधाओं जैसे नाटक, निबंध, उपन्यास इत्यादि में भी देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के अगर नाम के ऊपर हम आए तो इनका जो नाम है वो हरिश्चंद्र था, लेकिन भारतेंदु इन्हें एक उपाधि दी गई थी। इसके पीछे एक रोचक किस्सा है कि जब शिव प्रसाद सितारे हिंद, आपने उनके विषय में पढ़ा है जब हमने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था, शिव प्रसाद सितारे हिंद को जब अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि दी कि वो हिंद का सितारा है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो समर्थक थे, साहित्यकार या आम जनमानस, उन्होंने इसके विरोध स्वरूप भारतेंदु को भारतेंदु की उपाधि से नवाजा कि अगर शिव प्रसाद सितारे हिंद के सितारे हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत के इंदु यानी कि चंद्रमा है, और इंदु और सितारे की कभी समानता नहीं हो सकती है। खैर, तो आपको इस विषय में थोड़ी जानकारी होना आवश्यक है, इसलिए मैंने ये किस्सा आपको यहाँ पे थोड़ा शेयर किया। इसके बाद अगर हम बात करें उनके काव्य गुरु की, तो भारतेंदु ने अपने काव्य गुरु पंडित लोकनाथ को माना है। इसके अलावा अपने पिता गोपाल चंद्र गिरधर राय से भी उन्होंने काफ़ी प्रेरणा ली है। अगर हम बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र के जीवन काल की तो वे महज 35 वर्ष तक जीवित रहे। 1885 ईस्वी में उनका देहांत हो गया। तो ये था थोड़ा सा उनका संक्षिप्त जीवन परिचय। अब हम आते हैं उनके कृतित्व के ऊपर। जो उनकी रचनाएं हैं वो उसकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक कवि के रूप में स्थापित है, एक नाटककार के रूप में स्थापित है, एक निबंधकार के रूप में स्थापित है। फिलहाल हम बात करेंगे जो उनकी काव्य कृतियां हैं। उनकी जो काव्य भाषा है वो ब्रज भाषा है, जो ब्रज भाषा मध्यकाल में जिसका एक छत्र साम्राज्य रहा। आधुनिक काल के प्रथम चरण यानी कि भारतेंदु युग में भी ब्रज भाषा काव्य भाषा के रूप में अनवरत रूप से प्रयोग होती रही। हालांकि गद्य के लिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया, लेकिन जो उनकी पद्य रचनाएं हैं, जो उनका काव्य है, उन्होंने ब्रज भाषा में लिखा। कुछ एक गिनी चुनी कविताएं उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में भी लिखी है। जो उनकी कुछ रचनाएं हैं वो प्रेमाश्रु वर्णन आपका है, फूलों का गुच्छा है, दशरथ विलाप है, इस तरह की काव्य कृतियां उन्होंने हिंदी साहित्य को दी।
इसके अलावा जो उनकी संपूर्ण जो कविताएं हैं उनकी संख्या लगभग 70 के आसपास है, जो हरिश्चंद्र ग्रंथावली में संग्रहित की गई हैं। इसके अलावा हम उनके अगले उस पे आते हैं, नाटक पे। सर्वप्रथम मैंने आपको पहले भी बताया कि उन्होंने अनूदित नाटकों की भी रचना की और मौलिक नाटकों की भी रचना की। तो जो उनके अनूदित नाटक है उसकी जानकारी आपको होना आवश्यक है। हमने बात की विद्या सुंदर की, इसके अलावा कर्पूर मंजरी है, इसके अलावा पाखंड विडंबन है, इसके अलावा मुद्रा राक्षस है जो कि संस्कृत के विशाक्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस का अनुवाद है। उसके अलावा दुर्लभ बंधु जो शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी में ट्रांसलेशन है। इसके अलावा कुछ एक मौलिक नाटकों की रचना की जिसमें वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, विषस्य विषमौषधम, इसके अलावा सत्य हरिश्चंद्र, इसके अलावा आपका सती प्रताप, ये उनके कुछ एक मौलिक नाटक हैं। इसके बाद हम आते हैं उनके उपन्यासों के ऊपर, जिसमें सुलोचना, शीलवती, सावित्री इत्यादि उनके उपन्यास हैं। इसके अलावा उनके जो इतिहास ग्रंथ है वो है कश्मीर सुषमा और बादशाह दर्पण। निबंधों की अगर बात करें तो उनका सवै जाति गोपाल की, ये उनका एक निबंध है। इसके अलावा इसके अलावा जो उन्होंने कुछ एक आलोचना ग्रंथ भी लिखे, जिसमें से एक नाटक है जो कि उनका नाटक ना होकर एक आलोचनात्मक कृति है, जिसमें उन्होंने नाटकों के विषय में अपनी बात रखी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो लेखन है वो जो पूर्ववर्ती जो रीतिकाल था, जो मध्यकाल था, उससे नितांत भिन्न है। आप देखते हैं कि रीतिकाल की जो कविता है वो दरबारी परिवेश की कविता है, जिसमें नायिका भेद है, सुरा सुंदरी की चर्चा है और सामाजिक सरोकारों से वो नितांत हटी हुई कविता है। लेकिन जो भारतेंदु युगीन कविता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो सबसे अमूल्य योगदान हिंदी साहित्य के लिए है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को राज दरबारों से निकालकर आम जनमानस के मध्य में स्थापित किया, उसको समाज से जोड़ा। अभी तक जो कविता थी वो दरबारों में, राज दरबारों में बंधी हुई थी, जिसमें आम जनमानस का, आम समाज का कोई जिक्र नहीं था। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कविता को राज दरबारों से निकालकर समाज के मध्य में लाकर खड़ा किया। इसलिए इस काल को पुनर्जागरण काल की संज्ञा भी दी जाती है कि इस काल में जो जनमानस है वो पुनः फिर से जागृत हुआ। इसके कई कारण हैं। इसमें हम 1857 का जो भारतीय संग्राम, पहला भारतीय स्वाधीनता संग्राम है, उसकी चर्चा हम कर सकते हैं। उस स्वाधीनता संग्राम ने आम जनमानस को देश प्रेम, राष्ट्रीय मुद्दों से, राष्ट्रीय चेतना से जोड़ा, सामाजिक जो सरोकार थे उससे आम जनमानस को जोड़ा, और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं कविताओं में भी देखने को मिला, जिसके जो अगुआ थे वो भारतेंदु हरिश्चंद्र बने। तो इस युग की कविता श्रृंगारिकता और राजदरबारों से हटकर एकदम राष्ट्र और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी हुई है, जिसका जो सीधा सीधा योगदान है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाता है। अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य की अगर काव्यगत विशेषताओं की बात करें तो उसमें से सबसे पहला जो शीर्षक है, जो सबसे पहला पॉइंट बनता है वो यही है कि इनके काव्य में राष्ट्रीयता की भावना है प्रबल मात्रा में। इनका जो काव्य है, जो लेखन है, वो राष्ट्रीय सरोकारों से जुड़ा हुआ है। राष्ट्र की समस्याएं, राष्ट्र की पराधीनता, उससे आम जनमानस को उन्होंने परिचित किया। अंग्रेजों की जो दमनकारी नीतियां थी, जो अंग्रेजी शासन के कुप्रभाव थे, उन कुप्रभावों से, उन दुष्प्रभावों से आम जनमानस को भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य ने परिचित किया। एक उदाहरण उनकी कविता का है जिसमें वो अंग्रेजी शासन का विरोध कर रहे हैं। भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन भूसे, जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सकी साजन नहीं अंग्रेज। तो अंग्रेजी शासन की अंग्रेजी शासन का जो भारत में जो दुष्प्रचार है, जो अंग्रेज भारतीयों का जो शोषण कर रहे हैं, उससे आम जनमानस को भारतेंदु हरिश्चंद्र ने परिचित अपने काव्य के माध्यम से किया। दूसरा इनके जो काव्य में है वो है समाज सुधार की भावना। इनका जो काव्य है वो सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ है, मैंने पहले बताया। तो समाज सुधार की भावना भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य में देखने को मिलती है। उन्हें पता है कि भारतीय समाज अंग्रेजी शासन में पतन की ओर जा रहा है, समाज में विशृंखलता चरम पर है। इससे समाज की इस दुर्दशा से आम जनमानस को जागरूक करना बेहद आवश्यक था। इसलिए वो लिखते हैं, रोह बहु सब मिली, आ बहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा ना देखी जाए। तो भारत की ये दुर्दशा आज तक आम जनमानस इससे अपरिचित था। तो आम जनता को, भारत की आम जनता को भारत की इस दुर्दशा से, भारतीय समाज की दुर्दशा से अवगत कराने का काम भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं ने किया। इसके अलावा उनके काव्य में आपको
हास्य व्यंग्य की प्रधानता देखने को मिलेगी। हास्य व्यंग्य के द्वारा ही वो क्या करते हैं, सामाजिक मुद्दों को उठाते हैं और अंग्रेजी शासन हो चाहे राष्ट्र की अवनति हो उसे पाठकों के समक्ष लाते हैं, जनता के समक्ष लाते हैं। उदाहरण के लिए कुछ एक सामाजिक बुराइयां हैं, जैसे शराब की बुराई का जिक्र, वो इतनी सुंदर बात वो कहते हैं कि मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोहि करे खराब, क्यों सकी साजन नहीं शराब। कहते कि शराब जो है वो मुझे पागल कर रही है, जब अगर मुंह में लग जाती है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, फिर नहीं छूटती है। लेकिन ये मुकरी शैली में ये कविताएं उन्होंने लिखी है। मुकरियां क्या होती है? मुकरियों की रचना हिंदी साहित्य में आदिकाल में अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम की। मुकरी में जो कवि है वो वास्तविक अर्थ से मुकर जाता है और कोई दूसरा अर्थ ग्रहण कर लेता है। उदाहरण के लिए यहाँ पे क्यों सकी साजन नहीं शराब, बोलना कवि शराब के विषय में चाह रहा है, लेकिन अंत घड़ी में, अंत समय में कवि इस तथ्य से मुकर रहा है और उसका दूसरा अर्थ ले रहा है कि वो क्या है, वो मेरे साजन है जो मुंह जब लागे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोहि करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। कहते वो मेरे साजन है, शराब नहीं है। लेकिन वास्तव में कवि शराब के दुर्गुणों के विषय में ही कह रहे हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ से कवि मुकर रहा है, इसलिए ये कविता मुकरी शैली में उन्होंने लिखी है। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता में श्रृंगारिकता का पुट भी देखने को मिलता है। कोई भी काल एक दिन में ही किसी पिछली अपने काल की विशेषताओं को अनायास नहीं छोड़ सकता है, कुछ ना कुछ उसमें पुट उसमें रहता है। तो श्रृंगारिकता रीतिकाल से चली आ रही थी, तो एकाएक भारतेंदु हरिश्चंद्र भी श्रृंगारिकता को नहीं छोड़ पाए। उनके काव्य में भी श्रृंगारिक रचनाएं, श्रृंगार पे उन्होंने अपनी लेखनी चलाई है, जिसमें राधा कृष्ण के माध्यम से उन्होंने श्रृंगार के अनेक चित्र उकेरे हैं। इसके अलावा भक्ति भावना, भारतेंदु की कविता में भक्ति भावना भी देखने को मिलती है। वल्लभ संप्रदाय में एक दीक्षित थे भारतेंदु हरिश्चंद्र और पुष्टि मार्गीय भक्त खुद को मानते थे। उन्होंने कृष्ण और राधा के की भक्ति में कई रचनाएं लिखी है। इसके अलावा प्रकृति चित्रण है। प्रकृति चित्रण भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में देखने को मिलता है। यमुना वर्णन उनकी कविता में बहुत सुंदर तरीके से हुआ है। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, इस तरह से प्रकृति चित्रण भी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। इसके अलावा भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता में हमें राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम, सबसे जो मुख्य बिंदु है वो राष्ट्र, भारतेंदु की जो पूरी कविता है वो राष्ट्रीय चेतना से ही अनुप्राणित है, इसलिए राष्ट्रभाषा के प्रति उनका मोह भी मिथ्या नहीं हो सकता है। तो वो राष्ट्रभाषा के अंग्रेजी के स्थान पे, क्यों, चूंकि वो अंग्रेजी शासन था, राजकाज की भाषा अंग्रेजी थी, इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आम जनता को राष्ट्रभाषा से जोड़ने का प्रयास किया। वो कहते हैं कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हियो को सूल। जब तक आपको अपनी भाषा का, अपने राष्ट्रीय भाषा का ज्ञान नहीं है, तब तक आपके मन में जो शूल है, जो कांटा है, वो बिंदा आपको रखेगा। तो इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य में हमें राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम, उनकी उदारता देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम शिल्प पक्ष की बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र के, तो अगर काव्य भाषा की बात करें तो उन्होंने जो काव्य रचना है वो मूलतः ब्रज भाषा में की है। ये ध्यान देने योग्य बात है सभी विद्यार्थियों के लिए। कुछ एक रचना इसमें फूलों का गुच्छा है, उर्दू का स्यापा है, ये कुछ एक रचनाएं उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में की है, लेकिन अधिकांश काव्य रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की ब्रज भाषा में उन्होंने लिखी है। इसके अलावा काव्य रूप की अगर बात करें तो उन्होंने प्रबंध काव्य नहीं लिखे हैं, मुक्तक काव्य रचनाएं की है। मुक्तक शैली में पूरी रचनाएं उन्होंने की है। प्रबंधात्मकता का उनके काव्य में अभाव है। इसके अलावा जो रस चित्रण है उनके काव्य में, रस की अगर बात करें तो श्रृंगार रस मैंने बताया, भक्ति है, ये सभी रसों का परिपाक उनके काव्य में हुआ है। तो थोड़ा सा हमने आज बात की भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में, उनका जीवन परिचय, उनकी काव्य कृतियां, उनका साहित्यिक परिचय, उनका जो काव्यगत विशेषताएं हैं। इस पे आपको परीक्षा में जरूर एक प्रश्न बनेगा, तो कृपा करके इसको आप ध्यान से तैयार कर लीजिएगा। किसी भी विद्यार्थी का कोई प्रश्न हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकता है। नमस्कार।